So here we are on our very first chat show with Tony Sir. Sir क्या लेंगे आप? मतलब कुछ कॉफी वॉफी चाय वाय मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है अपने पास. मतलब ऐसे दो कैन है वैसे, but still stock, a good stock. बस प्लेन मिल्क. सर मिल्क मतलब स्पेसिफिकली मिल्क क्यों ऐसे मतलब? बस बचपन से अच्छा लगता था, डेयरी प्रोडक्ट खाना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं एनर्जी ड्रिंक लूंगा सर. मैंने आपके लिए ये सोच के एनर्जी ड्रिंक लाई थी बिकॉज वी थॉट कि हम लोग एकदम एक थोड़ा कूल पॉडकास्ट टाइप बनाएंगे. तो ठीक है, मिल्क सर विल गेट मिल्क. विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. सर मिल्क क्यों कंज्यूम करते हैं? फर्स्ट लेट्स हैव वन कप ऑफ मिल्क एंड एन एनर्जी ड्रिंक गाइस. थैंक यू. Bye. Oh my God, the doctor's choice. The doctor's choice. See you very soon. Let's break the can and start. Cheers to crude chat. तो सर मिल्क स्पेसिफिकली क्यों? अभी आप भी मतलब वर्कआउट एंड एवरीथिंग इन चीजों में हो, तो कोई स्टिमुलेंट इसके ऊपर आप बिलीव नहीं करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मिल्क इज द ओनली थिंग व्हिच गिव्स अस द पावर टू वर्कआउट और समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूँगा कि दूध ऑब्वियसली काफ़ी न्यूट्रिशनल फूड है. आपको ऑलमोस्ट सारे चीज़ उस पर मिल जाएंगे, लाइक प्रोटीन से लेके कैल्शियम से लेके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेके आपको इवन प्रोटीन का भी एक सोर्स होता है, राइट? तो वो ऑब्वियसली एक अच्छा चीज़ है. लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्टिमुलेंट यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर प्री वर्कआउट. ओके. अगर आप कभी कभी लेट्स से कि आप ऑफिस से आते हो या कुछ टायर्ड डे है या बैड डे है, तब आप एक कप ऑफ कॉफी लेते हो तो ठीक है. लेकिन लॉन्ग रन में मैं बोलूंगा कि अगर आप सीरियस ट्रेनिंग करते हो तो स्टिमुलेंट पे डिपेंडेंट रहना कैन बी हार्मफुल. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको एक पर्टिकुलर वेट्स पुश करना है आज. आपका प्रोग्राम में लेट्स से कि आपको बोला गया है कि इस पर्टिकुलर आरपीएम में पुश करना है. ओके. और आप अचानक से आप एकदम, आजकल तो आपको पता है प्री वर्कआउट कैसे आते हैं, ठीक है? राइट. तो वो इतने ज़्यादा स्टिमुलेंट होते हैं कि आपको पुश करने में ऑब्वियसली फोर्स करेगा. तो कभी कभी ये होता है कि अगर लेट्स से कि आप वीक फील कर रहे हो या आज मन नहीं कर रहा है और फिर उस दिन अगर आप एक्स्ट्रा पुश करोगे तो वो इंजरीज हो सकता है, काइंड ऑफ इंजरीज हो सकता है. लेकिन जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, मसल स्ट्रेस आ सकता है, राइट? वो पॉइंट. हाँ, वो तो है. लेकिन प्लस कैसा है कि वो फिर आगे जो फटीग एक्यूमुलेशन रहेगा वो बिल्ड होते रहेगा, फिर वो ट्रेनिंग में काफी इफेक्ट करेगा बाद में, लॉन्ग रन में. तो इट्स बेटर कि अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप एक प्रॉपर काम रह के कर सकते हो तो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा. बट स्टिल कंसिडरिंग अ सिचुएशन जिसमें अ पर्सन इज अ वर्किंग गाय, आई मीन ही इज अ 9 to 5 गाय, तो उस इंसान के लिए जैसे इवनिंग उसको वर्कआउट पुश करना है, से फॉर एग्जांपल ही रीचेस द जिम एट अराउंड 8:39 PM. तो आप उसका डेली स्केड्यूल आप देखोगे तो सुबह 8 बजे से निकल रहा है, शाम को 5-6 बजे घर पहुंच रहा है. और अगर वो शाम को उसको वर्कआउट पुश करना है, तो वो इंसान अगर पुश करने के लिए कोई स्टिमुलेंट यूज कर रहा है तो उसे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, मैं तो बोलूंगा कि आपको यूज करना नहीं चाहिए. लेकिन अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि इट्स बेटर टू टेक अ ब्लैक कॉफी. उस पर ज्यादा से ज्यादा आपको मोस्टली अराउंड 80 mg आपको कैफीन मिलेगा. तो उससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो आपके बाकी ट्रेनिंग वेरिएबल्स को आपको देखना पड़ेगा कि लेट्स से कि आपका वॉल्यूम कैसा है वर्कआउट का. आपको प्लान करना पड़ेगा उस हिसाब से. आपका फटीग मैनेजमेंट आपको फोकस करना पड़ेगा. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग का. जब हम बोलते हैं ट्रेनिंग वेरिएबल्स तो वो यही होते हैं बेसिकली, लोड मैनेजमेंट, फटीग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें. सेम मतलब मेरे साथ भी था, लाइक लॉन्ग बैक इन 2016-17 मैं इट्स नॉट लाइक इट्स एवरी गाइस स्टोरी ऐसे आप बोल सकते हो कि सब प्री वर्कआउट्स के ऊपर डिपेंडेंट, एंड वी आर जस्ट यूज्ड टू दोस फैंसी प्री वर्कआउट्स, नाइट्राफ्लेक्स, साइकोटेक एंड एवरी अदर. मतलब हम लोग कैफीन इंडेक्स देखते हैं कि कैफीन इंडेक्स क्या है, टॉरिन इंडेक्स क्या है, कौन से बाकी से बीटा एलानाइन एंड एवरी अदर थिंग हम लोग देखेंगे. वी डेफिनेटली डोंट नो कि उसके डीप डाउन हम लोग उसको डिग करेंगे तो ये सारे स्टिमुलेंट्स हम लोग किस तरीके से इंपैक्ट देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आई डोंट नो, आई मीन किस तरीके से क्या इंपैक्ट देता है. बट डेफिनेटली ड्यूरिंग वर्कआउट जो हमको पुश या फिर हमें जो रश फील होता है, वो चीज के हम लोग फैंसी प्री वर्कआउट्स हम लोग ट्राई करने के बारे में सोचते हैं. एंड लॉन्ग बैक इवन आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग. मैं भी ये सारे प्री वर्कआउट्स के ऊपर डिपेंडेंट था. और वो टाइम पे मैं ये सोचता था ना कि यार शाम को 6 बजे प्री वर्कआउट खाए बिना अगर मैं जिम पहुंच रहा हूं तो आई वोंट बी एबल टू हिट दैट पर्टिकुलर थिंग, इवन दो आई वाज नॉट वर्किंग आउट इनटू द होल पावर लिफ्टिंग शेड्यूल. मैं मतलब मेरा हाइपरट्रोफी रूटीन था, मतलब आप समझ लीजिए वही फिजिक बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रूटीन था मेरा, लाइक 15-20 रेप्स वाले सेट्स हिट करना एंड एवरी अदर थिंग.
तो मेंटली भी मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता था ये चीज कि यार प्री वर्कआउट नहीं खाया जिस वजह से. बट नाउ टुडे इवन इफ आई एम हिटिंग हेवी वेट ऑन डेडलिफ्ट्स और एनी अदर कंपाउंड लिफ्ट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉफी पी के जा रहा हूँ. तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा बनाता है अगर प्री वर्कआउट को हम लोग उस तरीके से कंसिडर करते हैं तो. हाँ, लेकिन मैं वही बोलूंगा कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो, राइट, आपने ये एक्सपीरियंस किया, हाँ. आपको लगता नहीं है प्री वर्कआउट इट्स लाइक अ बैंडेड टू योर पुअर प्रोग्रामिंग? या इट्स जस्ट लाइक आई थिंक वो काइंड ऑफ ऐसा हुआ है कि लाइक आप बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट्स में देखोगे, उनका वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे वर्कआउट का, चेस्ट का 4-5 एक्सरसाइज का बोलेंगे, फिर ट्राइसेप भी उसी दिन 4-5 एक्सरसाइज बोलेंगे, राइट. तो ऑब्वियसली उनको सामान बेचना है. आप कैसे करोगे, कोप अप कैसे करोगे? प्री वर्कआउट लो, फिर उससे जो फटीग मैनेजमेंट आएगा, फिर उससे उन लोग बोलेंगे कि आप एक काम करो, हमारा ये प्रोटीन भी लो, हमारा BCAA भी लो, हमारा क्या बोलते हैं क्रेटीन भी लो. ठीक है, क्रेटीन वर्क करता है, लेकिन बाकी सारी चीजें हैं जो ग्लूटामाइन और सब हो गया, वो तो ऑब्वियसली सबको पता है कि मसल बिल्डिंग के लिए काम नहीं करता. तो वो सामान बेचने का टेक्निक हुआ एक्चुअली देखा जाए तो इट्स बेटर कि अगर आप बाकी सारे वेरिएबल्स कॉन पॉइंट रखोगे, फिर अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, रादर देन कि आप दूसरे सप्लीमेंट लेते रहो लाइफ भर. मतलब आप बोल रहे हो मेजर आपके न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना चाहिए रादर देन सप्लीमेंट्स. कूल, गॉट इट. तो इसलिए आप बिलीव करते हो कि आप मदर नेचर से मिल्क मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग वही चीज कंज्यूम करें रादर देन फोकसिंग ऑन दीज स्टिमुलेंट्स. मतलब जैसे मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक हो गया या फिर साइकोटिक प्री वर्कआउट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूंगा कि आपका ओवरऑल पूरा दिन का डाइट अच्छा होना चाहिए. सिर्फ प्री वर्कआउट कुछ अकेला करेगा नहीं. ओके. तो अगर आपका ओवरऑल डाइट अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई चांस ही नहीं. कैलोरी स्प्लिट को लेके आप क्या सोचते हो सर? कैलोरी स्प्लिट करने का जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्री वर्कआउट आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए और इमीडिएट पोस्ट वर्कआउट भी आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, या फिर दिन में आपको जैसे किसी फॉर एग्जांपल फॉर अ पर्सन इट इज 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को इंसान के लिए. वो बोलते हैं 1.5 to 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमारा होना चाहिए. तो या फिर LB to LB मेजरमेंट आप बोल सकते हैं, पाउंड टू पाउंड हमारा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए. तो वो प्री और पोस्ट वर्कआउट ज्यादा होना चाहिए बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली पूरे दिन भर में, या फिर पूरे दिन में इक्वल अमाउंट ऑफ स्प्लिट? क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नथिंग पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है पूरे दिन में जितना हम कंज्यूम करते हैं वो मैटर करता है, ना कि प्री और पोस्ट. मैं ऐसे बिलीव करता हूँ. हाँ, ऑब्वियसली आपको पूरा दिन का देखना पड़ेगा. आप कैसे खा रहे हो. इट्स लाइक कि आपके पहले बात तो ऐसा नहीं कि आपने प्रोटीन खा लिया और सीधा आपके मसल्स पे चले गए, ऐसा नहीं होता. बॉडी हमेशा एक स्टोर करता है एक जगह पे, जनरली एक पूल ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, वहां से फिर रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, धीरे धीरे वो ऑब्वियसली आपके मसल में जाएगा. ठीक है, लेकिन कुछ माइन्यूट डिटेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप कॉन्टेस्ट प्रेप कर रहे हो लाइक फॉर बॉडी बिल्डिंग, उस टाइम में भी आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा वर्क प्री और पोस्ट में ज्यादा रखोगे तो मे भी हेल्प करेगा, ऑब्वियसली हेल्प करेगा. लेकिन फॉर जनरल पब्लिक इट्स नॉट वर्थ इट. समझिए. और आप स्ट्रेंथ फोकस करते हो तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑब्वियसली आप कैलोरी सरप्लस में ही खाओगे. तो उस पॉइंट पे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको क्या खा रहे हो, एज इन कि मतलब आपका प्रोटीन इंटेक हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑब्वियसली आप ज्यादा खा रहे हो तो ज्यादा मैटर नहीं करता. तो ओवरऑल पूरा दिन का बेस्ट अप्रोच रहेगा. ओके. तो एज अ हेल्थ कोच एक और क्वेश्चन था, मतलब मुझे मतलब एक और चीज थी मेरे दिमाग में which I recently came across, which was related to injury free protocols, which I mean I've seen many people selling these kind of programs related to injury free protocols. So आपको क्या लगता है कि ये protocols in terms of training, are these protocols really beneficial, या फिर हम लोग को मतलब बस these are just fancy terms to grab more clients or something like that, ऐसे कुछ? ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई भी, लिफ्टिंग हो, टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इंजरी हो सकता है, आप रोक नहीं सकते. अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो इट्स क्लियरली स्कैम. ओके. आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि आपको इंजरी होगा ही नहीं. गॉट इट. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपके नीड्स क्या है, उसके हिसाब से आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होगा. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. फिर वहां से आप देख सकते हो कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है. पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि इंजरीज क्या रीजन की वजह से हो सकती हैं. हाँ. और उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, या फिर कैसे बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हो. या हाँ, राइट. मतलब वो इनएविटेबल नहीं है कि नहीं होंगे, वो हो हाँ, सकती है. हाँ. जैसे मतलब मैं भी बोलता हूँ कि चलते फिरते भी अगर इंजरीज हो सकती हैं तो ये तो स्पोर्ट है. ऑब्वियसली. और आप एक हाई लेवल पे कम्पीट करते हो तो ऑब्वियसली होना है, आप पुश करोगे. राइट. तो आपके पास क्या है उस पर आपको प्ले करना ज्यादा नेसेसरी है, रादर देन कि आप ऐसा बोलो कि नहीं हम
बोलते हैं ना कि वी आर इंडिस्ट्रक्टेबल, वी आर बीस्ट, वो सब चलेगा नहीं। Got it. आपको सेंसिबली आपको देखना पड़ेगा कि आप कर क्या सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैक्सिमम लोग, चलो लिफ्टिंग के एग्जांपल लो, तो मोस्टली पब्लिक का मोबिलिटी इशू नॉर्मली स्क्वाट्स पे आता है Okay. आउट ऑफ अदर एक्सरसाइज। Right. तो स्क्वाट्स पे Agree. यूजुअली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये देखो कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। लेट्स से आप स्क्वाट पूरा डीप जा नहीं पा रहे हो, तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, या फिर आपका अपना एंकल मोबिलिटी का इशू हो सकता है। Okay. दूसरा आपके मसल्स टाइट हो सकते हैं। तो ये आपको ठीक करने के लिए ऑब्वियसली आपको उसके ऑपोजिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा Right. फर्स्ट। Right. दूसरा, उसके साथ आप मोबिलिटी ड्रिल्स ऐड कर सकते हो, स्ट्रेचिंग ऐड कर सकते हो। ये सारी टूल्स है। Got it. हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम सिर्फ स्ट्रेचिंग करेंगे, हम सिर्फ योगा करेंगे, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर मोबिलिटी ड्रिल्स करेंगे। आपको एज अ होल देखना पड़ेगा, एज अ होल पिक्चर, Got और it. फिर ये देखो कि आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, Got it. Got it. और उसके हिसाब से एक प्रॉपर प्लान बनाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म में एक Okay. अच्छा रिजल्ट मिलेगा। Okay. So now that हम लोग ने मोबिलिटी ये टर्म को मतलब ला ही दिया है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो मुझे मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलना था ना कि एक स्पेसिफिक लिफ्ट रिलेटेड मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू ऑल कि टोनी सर हैज ट्रेन्ड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो लिटरली इंडिया में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड भी अचीव कर चुके हैं। तो ही इज वन ऑफ दोज फाइनेस्ट पीपल आई नो जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड रिलेटेड टू मोबिलिटी, इफ आई वांट टू से कि लिफ्ट स्पेसिफिक, जैसे कि अभी हमारा स्क्वाट हो गया, हाँ। तो स्क्वाट रिलेटेड मोबिलिटी रूटीन अलग होना चाहिए, या फिर एक सिर्फ हमने फैंसी कॉन्सेप्ट बना दिया कि चलो भाई स्क्वाट है तो स्क्वाट के लिए अलग मोबिलिटी की जाए, डेडलिफ्ट है तो डेडलिफ्ट के लिए अलग मोबिलिटी या वार्म अप किए जाए, या जैसे हो जाता ना कि पर्टिकुलर वार्म अप सेट्स और मोबिलिटी रूटीन, हमारे वार्म अप सेट्स और मोबिलिटी रूटीन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं कुछ हद तक। ओके, हाँ। ओवर स्ट्रेचिंग का भी कॉन्सेप्ट कुछ होता है या नहीं होता है, और ये ओवर स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ my mobility is more than somebody else's mobility, तो मेरे लिए एक रेंज, ओवर स्ट्रेचिंग का रेंज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर पर्सन जिसकी मोबिलिटी कम है। तो ये ओवर स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो द क्वेश्चन दैट स्टैंड्स हियर इज, मोबिलिटी स्पेसिफिक मसल के रिलेटेड जरूरी है उस पॉइंट पे करना। जैसे आज मेरा फॉर एग्जांपल एसबीडी में मेरा स्क्वाट है, स्क्वाट और बेंच में करने वाला हूं, तो मेरा स्क्वाट और बेंच रिलेटेड मोबिलिटी कुछ अलग होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल मोबिलिटी रूटीन या नहीं? होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा हर एक के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन बात ऐसा है कि आपका वीकनेस कहाँ पर है वो आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो तो वो उस पर ज्यादा काम करना अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ बिगिनर अगर आप प्रॉपर स्क्वाट ही नहीं कर पा रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेचिंग करना हेल्प करेगा एक्चुअली। उस टाइम स्ट्रेंथ फोकस नहीं रहता, उसमें उस टाइम फोकस ये रहता है कि एक बंदे को हम प्रॉपर स्क्वाट कराए। तो उस टाइम आप मोबिलिटी ड्रिल्स उसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप पूरा डीप स्क्वाट पे पोजीशन पे आ रहे हो, फिर वहां से आप आपके नीज को पुश आउट कर सकते हो। अगर आप स्क्वाट का पैटर्न देखोगे तो इट्स नॉट कि नीचे नहीं जाना है, नीचे से ऊपर नहीं आना है, आपको नीज को पुश करना है बाहर की तरफ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उस केस में अगर एक बिगिनर को आप ये समझाओगे, वो पहले बात तो समझने में मुश्किल लगेगा, और उसके बाद अगर वो समझ भी लेता है तो कर नहीं सकता क्योंकि उसका बॉडी अलाउ नहीं करेगा। उस केस में हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का सा। नाउ दिस इज व्हेन यू आर कंसीडरिंग अ पर्सन जो अभी एक नूब लेवल पे वो आपके पास आया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ पर्सन जिसने एक बेसिक लेवल ऑफ स्क्वाट अचीव की है, लाइक से फॉर एग्जांपल वो बॉडी वेट स्क्वाट्स करता है, लोड करके आपकी 80 केजी वेट है, वो 80 केजी पे स्क्वाट कर रहा है, 80 टू 100 केजी पे डेड कर रहा है, 60 70 केजी पे बेंच कर रहा है। अब इस पॉइंट पे जब वो आ रहा है और ही इज एन एस्पायरिंग पावर लिफ्टर, से फॉर एग्जांपल नाउ दीस डेज पीपल आर एंटरिंग पावर लिफ्टिंग एंड मेनी पीपल आर एंटरिंग पावर लिफ्टिंग, एंड नाउ अगर आप उनको देखोगे तो वो हर्ड में बस फॉलो कर रहे हैं चीजों को, एक क्राउड के हिसाब से बस लेके चल रहे हैं, मतलब क्लाउड चेसिंग वाला काम कर रहे हैं, बस चलो शुरू कर देते हैं, बस चलो 2-4 मूवमेंट कर लिए और उसके बाद डायरेक्टली स्क्वाट के ऊपर आ गए। अब इनके केस में क्या, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, जिम्स में यूजुअली देखता हूं मैं, फर्स्ट डे कोई बंदा ट्रेन करने के लिए आया हुआ है, उसको पता नहीं स्क्वाट क्या है, उसने देखी नहीं बाकी लिफ्ट क्या है, उसके हाथ में ट्रेनर ने डायरेक्टली डंबल दे दिया है और बोला गॉबलेट स्क्वाट, एंड गॉबलेट स्क्वाट इज आल्सो इन अ वे जिसमें आई डोंट थिंक आई कैन गिव यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन हियर, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूं। ऐसे डंबल दे दिया, लाइक ही इज होल्डिंग द डंबल लाइक दिस, और वो लिटरली नीचे बैठ रहा है। द वे यू सेड कि उसकी बेसिक मोबिलिटी देखनी जरूरी है, वो ऊपर बैठ रहा है, नीचे बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है, एंड लिटरली आई हैव सीन इट इन फ्रंट ऑफ मी, और ट्रेनर बोल रहा है अरे तेरे को ये भी नहीं आता है, चल ये कर ले फिर इसके बदले। तो कंसिडरिंग देम, हाँ आप सही बोल रहे हो कि उसकी आप बेसिक मोबिलिटी देखोगे, बट देन व्हेन इट कम्स टू पीपल जिन्होंने एक लेवल ऑफ लिफ्ट अचीव कर लिया, नॉट
a very respectable level, but yes, बेसिक बॉडी वेट तक उन लोग लिफ्ट कर रहे हैं सही से, तो आप उनके लिए क्या बोलोगे कि मोबिलिटी स्पेसिफिक टू बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, और अगर हम मोबिलिटी स्पेसिफिक मोबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं तो अगर स्क्वाट कर रहे हैं तो कौन से पार्ट्स को लेके हमें मोबिलिटी करनी चाहिए, या फिर कौन से मसल्स को लेके हमें मोबिलिटी करनी चाहिए, डेड है तो किसे फोकस करके मोबिलिटी करनी चाहिए, तो हम जस्टिफाई कैसे करते हैं उस चीज को? तो लेट्स से स्क्वाट की बात है, तो स्क्वाट का प्राइमरी मूवर्स क्या है? अगर आप पावर स्क्वाट की बात करते हैं जो पावर लिफ्टिंग में यूजुअली किया जाता है, जो आप वाइड स्टैंस लेके आप पीछे बैठते हो, जिसपे आपका लो बार पोजीशन पे, हाँ लो बार पोजीशन में, जिसपे एम्फेसिस नॉर्मली आपके ग्लूट, थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग और एरेक्टर्स पे मैसिवली हिट करता है। राइट। तो अभी ये आपका प्राइमरी मूवर्स हो गए, ठीक है। तो इन प्राइमरी मूवर्स को अगर आप स्टार्टिंग में एज अ वार्म अप रूटीन में ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप डंबल से आइडियल्स कर सकते हो प्रॉपर डीप और रेंज ऑफ मोशन के साथ, उसके बाद आप बॉडी वेट स्क्वाट कर सकते हो उस मूवमेंट पैटर्न को समझने के लिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मूवमेंट एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये अगर आप माइंड में रख के करोगे तो ये आपको बेनिफिट करेगा स्क्वाट पे। अभी डेडलिफ्ट की बात है, डेडलिफ्ट पे क्या है, आप देखोगे तो नॉर्मली वही अगेन ग्लूट, आपका एरेक्टर्स, लेकिन थोड़ा हल्का सा मूवमेंट पैटर्न अलग होता है क्योंकि उसमें हैमस्ट्रिंग भी काफी हद तक यूज होता है। तो उसमें भी आप उस स्पेसिफिक मूवमेंट आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लेग कर्ल्स कर सकते हो इनिशियली टू प्राइम द मसल, लिफ्ट के रेडी करना होता है। अच्छा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होता कि आपको ये करना ही है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रहा है स्क्वाट पे और डीप जाने में, तो आप मोबिलिटी ड्रिल्स उसके हिसाब से ऐड कर सकते हो। आप कुछ स्ट्रेचेस ऐड कर सकते हो जिससे आपका डीप जाने में हेल्प करेगा। या फिर आपका एंकल मोबिलिटी में इशू है, आप प्रॉपर नीचे जैसे आप जाते हो आपका एंकल उठने लगता है, तो आप लाइक मैं बोलूंगा कि आप काफ स्ट्रेचिंग करो, लेकिन साथ में वेटेड काफ एक्सरसाइज भी करना बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब लोड लेके आप करते हो क्या है, बेसिकली एक वेटेड स्ट्रेच ही होता है, राइट। तो वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई समझ नहीं आ रहा है तो लेमन टर्म में बोलूंगा कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपका पोस्टर, लेट्स से कि कुछ लोगों को अपर क्रॉस सिंड्रोम होता है जो आगे की तरफ से झुक के रहते हैं, उनके केस में हम लोग बोलेंगे कि आप हाथ ऊपर करके ये कर लो, आप ये ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रेचिंग कर लो, वो हेल्प नहीं करेगा। आपको बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्योंकि आपका बैक मसल जो है वो लूजन अप हो गया है। आप ये देखो ना कि इलास्टिक को आपने खींचा बहुत टाइम तक, फिर आप जब छोड़ोगे तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, वो थोड़ा लूज रहेगा आगे की तरफ आके। तो वैसे बैक मसल भी काइंड ऑफ एक मसल तो ऑब्वियसली इलास्टिक होते हैं, राइट। तो आपका बैक मसल आगे की तरफ ऐसा निकल जाता है लूज होके, ऐसा काइंड ऑफ एक लटकने ऐसा होता है। समझ गया। अगर आप उसको स्ट्रेंथन करोगे, दिखती है हाँ, आगे की तरफ, तो अगर आप स्ट्रेंथन करोगे तो वो काइंड ऑफ बैक मसल से खींच के रखेगा पीछे। और उसके साथ अगर आप वो स्ट्रेचिंग करते हो जो बोलते हैं नॉर्मली ऐसा पीछे करो ये करो, वो हेल्प करेगा। तो जो भी जितना भी एक्सरसाइज है, लाइक फॉर एग्जांपल बेंच में फ्लोर प्रेस आते हैं, पिन प्रेस आते हैं, इंक्लाइन बेंच, फ्लैट बेंच, डंबल बेंच, ये सारे एक टूल्स है। आपको टूल की तरह देखना पड़ेगा, रादर देन कि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, बेंच करता हूँ तो मैं बेंच ही करूंगा, वो गलत माइंडसेट है। आपको जितने टूल्स है आप उसको यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको ड्रिल करना है, आप ये नहीं बोलोगे ना कि मैं हथौड़ा से ही ड्रिल करूंगा, राइट। यू हैव टू यूज मल्टीपल टूल्स, राइट। हाँ, राइट। समझ गया। अभी उसी में सर, अभी जैसे हम बोलते हैं एक्सेसरी लिफ्ट्स या फिर और दूसरे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को लेकर, जैसे कि आप समझिए स्पेसिफिकली आप पावर लिफ्टिंग के, हम पावर लिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे स्क्वाट बेंच डेड में। अभी वो एक्सेसरी लिफ्ट्स के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर इंपॉर्टेंट है भी क्या, कि हम सिर्फ स्क्वाट बेंच डेड को पुश करेंगे तो हम बेटर बन सकते हैं? तो एक जनरल मानना है पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी में कि अगर आपको स्क्वाट इंप्रूव करना है तो स्क्वाट करो, बेंच इंप्रूव करना है तो बेंच करो, डेडलिफ्ट इंप्रूव करना है तो डेडलिफ्ट करो। यू हैव टू लिफ्ट हैवी टू लिफ्ट हैवी। लेकिन कैसा है कि ठीक है काम करेगा कुछ लोगों पे, मैक्सिमम लोगों पे शायद काम नहीं करेगा। लेकिन फिर मेरा ये क्वेश्चन आता है कि आप वीकनेसेस को टारगेट कैसे करोगे? जो मैंने इतना देर बोला आपको कि आपका स्पेसिफिक वीकनेस पे आपको काम करना चाहिए, तब जाके आपको अलग अलग मसल्स आप यूज करोगे, प्लस आप प्लेटो अगर आ रहा है तो उससे आप बियॉन्ड जा पाओगे, राइट। तो उस केस में आपको एक्सेसरी वर्क हेल्प इस तरीके से करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथन योर वीकनेसेस, राइट, काइंड ऑफ लेट्स से कि आपका बेंच में हाफ रेंज ऑफ मोशन तक जा रहा है, उसके बाद आप पुश नहीं कर पा रहे हो,
तो वहां पे क्लियर कट दिखता है कि वो ट्राइसेप वीकनेस ट्राइसेप है। वीकनेस है, राइट। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं बेंच मारने में सिर्फ बेंच करूंगा, करेक्ट। तो वो काम कितना करेगा? आप ही सोच लो ना। द प्रोसेस विल बिकम स्लो, मतलब हाँ आप ग्रो तो करोगे हाँ पर शायद बहुत स्लो, वो ऑप्टिमल नहीं होगा वो वे जिस हिसाब से हम लोग फिर कर रहे हैं। तो हाँ, गॉट अगर इट। आप प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बुक्स भी पढ़ोगे उसमें भी लिखा रहेगा लॉ ऑफ अकोमोडेशन होता है। तो बेसिकली यही है कि अगर आप नॉर्मल सेंस में समझना चाहोगे तो इट्स लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ओके। आप एक लेवल तक ही जा पाओगे गॉट इट। एक ही चीज करोगे तो राइट राइट आपको राइट। डिफरेंट चीज एक्यूमुलेट करना पड़ेगा तो आप ओवर द पीरियड ऑफ उसमें टाइम। बैरियर्स को आप या ओवरकम कर सकोगे। हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो एज अ स्ट्रेंथ कोच वही काम रहता है कि समझ आपको गया, टू देखना पड़ता है। ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स। हाँ राइट, समझ गया। अभी एक देयर इज वन टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस लेटर ऑन विथ वन ऑफ माय फेवरेट लिफ्टर्स, आई मीन टू ऑफ माय फेवरेट लिफ्टर्स, Ashwin and Demin. Both are two different kind of lifters. एक conventional है, एक sumo है. Will have this particular podcast very soon. Maybe the next podcast will be this. But अभी इस चीज के ऊपर बात करना कि sumo और conventional में आपके ऐसे क्या thoughts है कि ओके। sumo superior नहीं है या फिर sumo inferior है और conventional is the superior lift. What do you think? फिलहाल तो मेरे अंडर 2 लोग लिफ्ट कर रहे हैं। एक बंदा सुमो पुल करता है, एक बंदा कन्वेंशनल पुल करता And है। both are gold medalists, right? हाँ, Right. Okay. ऑलमोस्ट एक बंदा 240 पुल करता है जो कन्वेंशनली पुल करता And है। in how many years he's achieved that? अराउंड 2 इयर्स, मतलब In and around 2 years. लाइक 2.5 इयर्स, लेस देन 2.5 इयर्स। And he's 20 हाँ, years old, 20 right? ईयर ओल्ड। Okay. And the other one is like 16 years old. हाँ, Okay. Okay. और नहीं, वो जो 16 ईयर ओल्ड है वो भी कन्वेंशनल पुल करता है, लेकिन एक और बंदा है जो सुमो पुल करता है। Okay. ओके, वो अराउंड 230 पुल करता है। Okay. And where is he? वो लाइक वो पंजाब का बंदा है। Okay. तो वो सुमो पुल करता है और उसका बॉडी वेट भी लाइक उसने जब ये पुल किया था 65 केजी बॉडी वेट था Oh, amazing. और उसका एज अराउंड 24। I guess Demin is also lifting since the last 2 years, 1.5, 2 years. तो Demin भी almost 1.5-2 साल से लिफ्टिंग कर रहा है, बट उसमें भी उसने मुझे लगता है साल भर से हाँ सीरियसली लिया होगा लिफ्टिंग को, स्पेसिफिकली डेडलिफ्ट और इस पर्टिकुलर चीज को, और वो खुद से एक्सपेरिमेंट करके ही इज आल्सो अचीव 215 टू 20 तक का ओके डेडलिफ्ट. तो द होल पॉइंट इज कि सुमो कन्वेंशनल में सुमो सुपीरियर नहीं है, कन्वेंशनल सुपीरियर है और sumo is an inferior thing. I personally don't think this is the right thing to compare both the lifts. But what is your opinion on this? मेरे हिसाब से अगर आपको सुमो सूट करता है तो आपको सुमो करना चाहिए। आप अपना स्ट्रेंथ प्ले करो रादर देन कि मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं सुमो इज चीटिंग, अगर आप ऐसा बोलते हो तो वो आपके लिए नहीं है शायद। Got it. तो इट्स बेटर कि आप अपना स्ट्रेंथ प्ले करो और देखो, दोनों करके देखो। अगर आपको सुमो ज्यादा जाता है तो व्हाई नॉट। आपके पावर लिफ्टिंग में तो रूल नहीं बोला ना कि किसी ने कि आप सिर्फ कन्वेंशनल ही करना है। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं सुमो करना इजी होता है तो आप कर लो, आप Because करके वो देखो। भी allowed है, हाँ, तो फिर कर लो. हाँ। And if you think it's an inferior lift, then why not try and और give it the आप best, ये right? देखो ना, डेडलिफ्ट का मेन मोटो क्या है कि आपको डेड वेट को उठाना है। अगर मैं एक एग्जांपल In the most optimal way. हाँ, आप कैसे भी उठा लो, आप बैक राउंड करके भी उठाना तो भी उठा लो, लेकिन उससे इंजरी होगा इसीलिए लोग प्रिफर नहीं करेंगे वो। Got it. लेकिन अगर आप मैं एक एग्जांपल दूं, ओलंपिक्स में अगर आपको हाई जंप पता है, Yeah. एक हर्डल होता है उसके ऊपर से जंप मारना होता है। अगर आप उसका हिस्ट्री देखोगे बहुत पहले लोग खड़े रह के जंप मारते थे। Standing directly हाँ, ऐसे हाँ, dive डाइव करके ऊपर से jump डाइव करके Okay. करते थे। Okay. फिर एक बंदा है फॉसबेरी नाम का, Okay. वो बंदा लिटरली भाग के आता है और अपना बॉडी को एक पर्टिकुलर Okay. शेप में ऐसा एक angle पीछे में की तरफ tilt करके tilt and he होके- just jumped it. हाँ, हाँ। okay, got it, got it, got it. और उसी के नाम पे वो टेक्निक का नाम भी पड़ा, फॉसबेरी फ्लॉप। Okay. आज के टाइम में हर कोई वो यूज कर रहा है। अगर फिर मैं वहां पे झंडा लेके आ जाऊं कि नहीं वो एक चीटिंग वो है, cheating है, right, हाँ। right, right, right. तो फिर आप तब क्या बोलोगे? So that was the most optimal way to do that particular thing. हाँ। तो वो चीज सही है, right? So it can be suitable for certain kind of people, और वो शायद किसी के लिए suitable नहीं होगी, तो इसको हाँ। cheating कहना या फिर इसको inferior कहना, it's और पहले It बात would be तो a आप mistake, चीटिंग तब बोलोगे ना जब कोई रूल ब्रेक करोगे। यहाँ bans पे तो लगा कोई के चीटिंग, कर रहा है हाँ, तो। यहाँ पे तो चीटिंग हो ही नहीं रहा। right. और Also there's a friend of mine, I'm sorry to cut you here. निखिल सावंत करके मेरा फ्रेंड, आप उसको जानते रहोगे. He is one of the strongest lifters I know. मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में. He's also lifted 220-30 kg conventional lift. His body weight is good enough, but still in a very short period of time he's lifted good. जब उसने भी सुमो स्टार्ट करी थी ना, he said मेरे ही फ्लेक्सस के ऊपर लोड आता है तो मैं सुमो नहीं कर पाता हूँ ज्यादा. ओके, तो 170-180 के he tried to pull sumo, उसके बाद उसने सुमो नहीं पुल करा बिकॉज शायद उसके भी फ्लेक्सस पे लोड आता है. उसने बोला सुमो मेरे लिए नहीं है भाई, मैं कन्वेंशनल की तरफ ही कर सकता हूँ. तो दैट वाज द मोस्ट ऑप्टिमल थिंग फॉर हिम टू डू, एंड दैट इज द रीजन ही सेड सुमो भी टफ है अगर
स्पेसिफिक इंसान के हिसाब से सब्जेक्टिव वे में सोचने जाए तो हाँ और आई अंडरस्टूड और नॉर्मली क्या होता है, लोअर बॉडी वेट पे नॉर्मली लोग सुमो प्रेफर करते हैं, हायर बॉडी वेट पे अगर देखोगे तो आप मोस्टली आपको कन्वेंशनल ही दिखेगा। तो उस केस में आप तभी उनको, जो हायर बॉडी वेट वाले बंदे हैं, उनको आप अगर बोलोगे कि नहीं आपको सुमो पुल करना है, उनका वेट्स कम जाएंगे, राइट, तो उस केस में वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा ना। गॉट इट। तो आपके लिए क्या सूट करेगा, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, वो उसके लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, सब कुछ लगेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज बाकी लोग बोल रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप अपना डिसीजन बनाओगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे आगे And जाके। among all these three lifts, आपको सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सी लगती है? It can be subjective to everybody. स्क्वाट, बेंच, डेड तीनों एक सब्जेक्टिव लिफ्ट है। हर एक के लिए कोई लिफ्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कोई लिफ्ट ज्यादा इजी है। ओके, डिपेंडिंग ऑन हिज वे ऑफ आई मीन अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर लिफ्ट, उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मतलब तीनों में आपको कॉम्प्लेक्स कौन सी लगती है? एज इन स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट। यस, कॉम्प्लेक्स बोलो तो स्क्वाट बोलूंगा, ओके, क्योंकि वो कैसा है कि उसमें डेप्थ का बहुत इशू आते हैं लोगों का, और मेन वही जो स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे लोग का मोबिलिटी इशू आता है उसमें। ओके, डेडलिफ्ट तो फिर भी आप उठा लोगे थोड़ा Right. बहुत माइनर ट्विक्स के साथ। बेंच पे भी नॉर्मली लोग कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई जिम जाने वाला बंदा बेंच मारता ही। राइट, स्क्वाट्स Squats. मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं, और आप जिम में अभी भी जाके देखोगे तो सब लोग मोस्टली लेग्स मारेंगे नहीं कभी, राइट, राइट, तो मोस्टली अपर बॉडी पे फोकस किया जाता है। तो स्क्वाट्स सिखाने में टाइम भी लगता है, प्लस वो प्रॉपर जैसे पावर स्क्वाट जो बोलते हैं, जो पावर लिफ्टिंग में किया जाता है, पैरेलल हिट करना रहता है, वो सिखाना थोड़ा टाइम लगता है। और कंसिडरिंग अ कोच इनटू पावर लिफ्टिंग, अगर इनिशियल फेज में आप सिखाने की अप्रोच समझते हो तो आप किस तरीके से समझते हो उस चीज को? से फॉर एग्जांपल यू आर ट्राइंग टू टीच समबडी समथिंग, तो मतलब एक वे क्या होता है? जैसे मतलब मैं कंसिडर करता हूँ उस चीज में कि फॉर्म, टेक्निक और अप्रोच, ये तीन चीज में मैं डिवाइड करता हूँ, और उसके बाद उस चीज को स्टार्ट करूंगा। पहले फॉर्म आएगा, जो यूजुअली सब लोग बताते हैं, जो आप एक यूट्यूब के वीडियो में देखोगे, हाउ टू डेडलिफ्ट, विल डेफिनेटली शो यू दैट पर्टिकुलर फॉर्म, आप उसे विजुअली मिमिक कर सकते हो, आप उसे कर सकते हो। देन कम्स द टेक्निक, जिसमें आप ब्रीदिंग, ब्रीसिंग, ब्रेसिंग, कैसे आप optimal ब्रीदिंग, तरीके ये से सारी कर चीजें सकते हो। मैटर करती हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि अप्रोच, कि आप बार को कैसे अप्रोच करते हो। डेफिनेटली दैट कम्स फर्स्ट आल्सो, उसको फर्स्ट भी आप रख सकते हो, उसे एंड में भी रख सकते हो अप्रोच को। तो मैं अप्रोच को एंड में रखता हूँ कि आप अप्रोच कैसे करोगे। दैट इज टोटली अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, आप मेंटल साइकोलॉजी के ऊपर सोच सकते हो उसके। जैसे यूजुअली वी सी लिफ्टर्स नाउअडेज जो बार की तरफ जा रहे हैं, दे आर आई आल्सो सी डेम इन डूइंग दिस, कि वो ही इज लिटरली पुशिंग हिज हैंड्स अवे, then getting into the deadlift position. That is his approach towards that lift. That is nowhere a technique. His technique is something different. Like breathing, bracing and every other thing is a technique. तो ये तीन चीज के ऊपर एक लिफ्टर को काम करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Because that is what differentiates a normal person from an athlete. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीन चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है, फॉर्म, टेक्निक और अप्रोच। आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली आपको फॉर्म में तो काम करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक बिगिनर हो तो मैं तो बोलूंगा कि जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है उसके अगर आप 90% भी क्लोज आते हो तो इट्स मोर देन इनफ। 100% कोई नहीं करता, क्योंकि हर एक का लेवरेजेस अलग होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होता है। तो 100% अगर आप करने जाओगे तो आप कभी अच्छा लिफ्ट कर नहीं पाओगे, वो तो 100% फैक्ट है। ओके, तो ये आपने एक बार अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कर लिया, आप ये देखो कि आप क्या क्या कर सकते हो। एज अ कोच मैं ये देखूंगा कि आपके लेवरेजेस पे क्या सूट करेगा। और आप लेट्स से कि आपका बैक छूट रहा है बार बार लिफ्ट करने के पहले ही, तो मैं यही बोलूंगा कि आप मे बी शायद आप ब्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप ब्रेस कर भी रहे हो तो मे बी आप प्रॉपर टाइमिंग मिस कर रहे हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वीकनेसेस नहीं आ रहे। अगर वीकनेसेस है ऑब्वियसली ये सारी चीज एप्लीकेबल नहीं रहेगा, लेकिन बात वही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या करोगे तो आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला कि डेमियन ये वाला मूवमेंट करता है लिफ्ट करने के पहले, हर एक का अपना अपना एक होता है। वो एज अ लिफ्टर आप इवॉल्व जब करोगे तब आप, वो कोई कोच बोलेगा नहीं आप ये करो, हाथ ऊपर नीचे करो, कोई नहीं बोलेगा। वो आप जैसे से करोगे वैसे वैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। या फिर मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी आपके फेवरेट लिफ्टर को देख के आपने कॉपी किया, वो कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि कुछ चीजों को बोला जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऑब्वियसली लिफ्टर का the way he is, मतलब वो प्रोसेस के थ्रू चलती है। हाँ, वो लिफ्टर अपने आप वो डेवलप करेगा थ्रू द ट्रेनिंग साइकिल। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं वही बोलूंगा कि हर एक को अपना अपना खुद का एक स्टाइल रहना एक बेस्ट चीज रहेगा। और अभी एक चीज कि लिफ्टिंग करने से हाइट स्टॉप हो जाती है, ये चीज के ऊपर मतलब आपका क्या ओपिनियन? बिकॉज आई हैव अ यंग लिफ्टर अंडर मी, ही इज 14 years old एंड ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, ओके? तो उसके फ्रेंड्स में
उसके पेरेंट उनके पेरेंट्स उनको नहीं सपोर्ट करते लिफ्टिंग को लेके अभी, द ओनली रीजन बीइंग लिफ्टिंग से तेरी हाइट स्टॉप हो जाएगी, योगा कर. ओके. And these are very young lifters, I'll tell you, these are very young guys and I think they can do very good because अगर अभी आप बोलोगे तो that guy is lifting a 100 kg की deadlift easily in the first few weeks only. ओके. हाँ. उसकी स्क्वाट की आप फॉर्म देखोगे, मैं फॉर्म आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से लो बार स्क्वाट प्रॉपर डेप्थ के साथ बहुत अच्छे से कर रहा है. शूड इट टू डेविन आल्सो, बहुत अच्छे से कर रहा है. स्ट्रेंथ बहुत हद तक बढ़ सकती है एक साल के अंदर. आप सोचिए वो बंदा अगर लिफ्ट करना स्टार्ट कर रहा है तो साल भर में कहां तक पहुंच सकता है. वी नाउ नो पीपल इनटू आईपीएफ और पीआई और एनी अदर पावर लिफ्टिंग स्टैंडर्ड्स जो 16-16 साल में इतने लिफ्ट करते हैं. पर वो कितने सारे लिफ्टर्स ऐसे हैं या कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, देयर आर मेनी किड्स अराउंड जिनका पोटेंशियल शायद बहुत है पर वो बाहर ही नहीं आ पाता. हाँ. इट डजंट मैटर कि क्या सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस हैं. मे बी दे आर वेरी लो इनकम ग्रुप, मे बी दे आर वेरी हाई इनकम ग्रुप, ऐसा सब्जेक्टिव है, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. बस उसमें कि वो लिफ्टिंग नहीं करते सिर्फ एक चीज को सोच के, द सिली रीजन कि लिफ्टिंग करने से हाइट नहीं बढ़ती है. तुम 18 साल के हो जाओगे उसके बाद लिफ्ट स्टार्ट करो. द पॉइंट आई स्टार्टेड लिफ्टिंग इट वाज 17 years old. I was 17 years old and I started lifting. The only reason was मेरे लिफ्टिंग के टाइम पे, हमारे टाइम पे there were no people to literally guide us. There was no good content on YouTube also. तो हम लोग केबल पुश डाउन भी करते थे तो उसमें भी पूरा बॉडी वेट केबल की तरफ शिफ्ट करके करते थे. बाइसेप कर्ल्स भी कर रहे हैं तो बाइसेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज लेग्स इंपॉर्टेंट हो गया. द फैंसी मूवमेंट नाउ इज लेग्स. लेग्स करता है कि नहीं, तो स्क्वाट करता है कि नहीं, तेरी स्क्वाट कितनी, तेरी बेंच कितनी, तेरी डेड कितनी, वो तो तेरा, तू बाइसेप कर्ल्स कितना करता है, प्रीचर कर्ल्स कितना करता है. लाइक वी लिटरली यूज्ड टू हिट 30 kgs ईच साइड ऑन प्रीचर कर्ल्स. और उसमें लिटरली एक बंदा आगे से सपोर्ट दे रहा है ऐसे और बाइसेप्स को दबा रहा है, प्रेस कर रहा है ऐसे कि इतना प्रेस होगा ना तो तेरा बाइसेप के ऊपर स्ट्रेस आएगा. तो दैट वाज अ वेरी I cannot say bad approach but inferior approach. वो लिफ्टिंग में एक बहुत इंफीरियर अप्रोच थी जो आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स तो देने नहीं वाले और आपको जॉइंट इंजरीज अलग देंगे. ये तो चलिए दूसरी बात आ गई. मैं आपको बोल रहा हूँ कि यंग एज में स्टार्ट करने से क्या हाइट स्टॉप हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी आप ओलंपिक्स में देखोगे, लोग 18 साल में और चैंपियन बन रहे हैं. And they're 6 feet tall. हाँ, और यहाँ पे पेरेंट्स अभी भी यही पूछ रहे हैं कि मतलब लिफ्टिंग करना चाहिए कि नहीं. ये काफी गलत चीज है ऑब्वियसली. एंड व्हाट आर द रीजंस कि हाइट ब्लॉक होती है? आप हम ये तो डिस्कस करते हैं. ब्लॉक नहीं होता. एक्चुअली होता क्या है कि स्पाइनल कंप्रेशन होता है जब आप हेवी लिफ्टिंग करते हो. ओके. तो उसके वजह से मे भी आपको हाइट पे थोड़ा डिफरेंस आएंगे. इसीलिए आप देखोगे तो जब आप सो के जब उठ के जब आप अपना हाइट चेक करते हो, आपका हाइट ज्यादा आएगा तभी. ओके. अगर आप कोई स्पोर्ट में भी जिसमें हाइट देखा जाता है उसमें देखोगे तो कुछ लोग हाइट कैटेगरी बढ़ाने के लिए, जैसे बॉडी बिल्डिंग में हो गया, क्लासिक फिजिक में होता है नॉर्मली, कुछ लोग लटकते बहुत टाइम तक ताकि वो स्पाइन डिकम्प्रेस हो और उसके बाद आपका हाइट बढ़ेगा तो उसका एडवांटेज लेने के लिए. तो कंप्रेशन वो टेम्पररी फैक्ट है. गॉट इट. ओके. वो उससे कोई आपका हाइट रुकेगा नहीं. आप ये सोचो कि अगर आप वर्कआउट करोगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होगा बच्चे का वो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा. और रही बात फैंसी मूवमेंट्स की, यूजुअली लोग को लगता है कि डेडलिफ्ट करने से शायद बाइसेप टीयर होता है, जो मिड ग्रिप जो लेते हैं नॉर्मली. एक्चुअल में देखा जाए तो प्रीचर का में सबसे हाईएस्ट इंजरी रेट होता है. डेफिनेटली बाइसेप टीयर्स मोस्टली उसी में 100% उसमें होता है सर. मैंने तो लिटरली फील किया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने, शायद मेरे को हो जाती वो पॉइंट पे इंजरी. बहुत ओवरलोडेड वेट था और जो स्पॉटर था सपोर्ट दे रहा था. हम लोग देयर इज अ रेंज, जिस रेंज के आगे आप प्रीचर कर्ल में नहीं जाना चाहिए हमें. मतलब आप मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं ले सकते प्रीचर कर्ल में बिकॉज आपकी आर्म एक बहुत कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे होती है. अगर आप आर्म ब्लास्टर यूज कर रहे हो फिर भी आप एक रेंज तक जा सकते हो बिकॉज यूजिंग डंबल्स, और डंबल्स का वेट फिर भी कंट्रोल में होता है. पर आप इसमें अगर इस रेंज के, मतलब एक पॉइंट है 70 to 80% के रेंज के आगे चले जाते हो आप, उसके बाद पुल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बाइसेप के थ्रू पुल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. और उस पॉइंट पे अगर वेट ओवरलोड होगा तो आप 100% इंजरी क्रिएट करोगे. अगर बाइसेप टीयर नहीं तो भी कुछ हद तक की कोई ना कोई पर्टिकुलर मसल पे आप बहुत बड़ा ट्रॉमा लेके आओगे. ये मुझे मैं बहुत सालों से ये भी सुना हूँ कि उनको शोल्डर पेन होता है बाइसेप करते वक्त. ओके. तो आप ये सोचो ना कि आप कैसे कर रहे होंगे अगर वो पेन आने के लिए शोल्डर पे. वो तो मैं मतलब इमेजिन कर सकता हूँ विजुअली. अभी बहुत अजीब होता है देख के. नॉर्मल अगर आप नॉर्मल कर्ल्स भी करोगे कोई भी हद तक, आप उसमें प्रोग्रेसिव करोगे, ओवरलोड करोगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रो करेगा. ऐसा नहीं है कि आपको 10 एक्सरसाइज करना है. ऑब्वियसली वेरिएशन हेल्प करते हैं साइकोलॉजिकली और आपका वही जो पीरियडाइजेशन में आपको काम करेगा. क्योंकि एक ही चीज आप कब तक कर लोगे. लेट्स से आप 10 kg से स्टार्ट करके आप 50 kg तक आ गए हो. उसके बाद लेट्स से कि आपको प्रोग्रेस स्लो है तो आप वेरिएशन डाल के आप उस पर फिर से प्रोग्रेस करोगे. और फिर जब आप फिर से आप आओगे उस पर जो पुराने वेरिएशन में, तो शायद आप 50 से 60 जाओगे. वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगा रादर देन कि वो एक ही चीज़ बार बार करे.
बॉडी वेट्स और वेट्स को लेकर आपका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेकर? Okay. मतलब जैसे मैं देयर आर वेरियस कोचेस, हेल्थ कोचेस, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, बट स्टिल कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पर्टिकुलर इंसान इस चीज को कि बॉडी वेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट करने, मतलब मूवमेंट्स करने के लिए, उससे इंपॉर्टेंट वेट्स नहीं है, वेट्स में आप इंजरीज क्रिएट कर लेते हो, Okay. या वेट्स करने में कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको, Okay. तो वेट्स एंड बॉडी वेट्स ये हाँ. दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन है, मतलब या फिर सही कौन सी चीज है, या मैं सही भी नहीं बोलूंगा, आई डोंट नो हाउ टू कम अप विद दैट पर्टिकुलर वर्ड इस चीज में, पर बॉडी वेट्स ज्यादा बेटर है या वेट्स करना ज्यादा बेटर है? बिकॉज एनीवे यू आर गोइंग टू डू एक्सरसाइजेस, राइट? हम एक्सरसाइज करने वाले, हम सबको लिफ्टिंग करनी है भाई, अब अगर लिफ्टिंग करके 2 घंटा स्पेंड करना ही है तो वेट्स करना बेटर है या बॉडी वेट्स पे रहना बेटर है? मैं कैलिस्थेनिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे कि कैलिस्थेनिक्स करना है कि नहीं करना है, कैलिस्थेनिक्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग नाउ, पर बॉडी वेट्स इज अ कंप्लीट, मतलब जैसे कि फ्री स्क्वाट्स हो गए, ठीक है, पुशअप्स हो गए, डिप्स हो गए, पैरल बार डिप्स हो गए, पुल अप्स हो गए, ये बॉडी वेट्स में आ गए, ठीक है? हैंडस्टैंड पुशअप, चलिए हैंडस्टैंड वो भी कैलिस्थेनिक्स का पार्ट आ गया, ठीक है, पर ये सारी चीजें जो मैंने आपको इसके पहले बताई, ये सारी चीजें ज्यादा बेटर होंगी, जैसे यूजुअली बॉडी वेट्स वाले कोच या फिर जो सब चीजें होम ट्रेनिंग की तरह प्रेफर कराते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज करके कराते हैं, तो I don't have any hate for them. They are really good at it. But some people in this particular field also, they are into this particular concept कि भाई body weight ज्यादा better है weight से. तो आप मुझे बताइए, what do you think about it? Okay. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये सारे टूल्स होते हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग भी एक टूल हुआ, आपका वेट ट्रेनिंग जो होता है, जो आपका डंबल या बारबेल जो भी आप यूज करोगे, वो एक टूल हुआ। ऐसा नहीं कि हमको ये करे या वो करे, ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं चाहिए हमको। आप ये देखो कि लेट्स से कि आप बोल रहे हो कि बॉडी वेट एक्सरसाइज सुपीरियर है, लेट्स से ऐसा कोई बोलता है, तो अगर आप मान लो कि कोई बिगिनर आता है जो पुशअप नहीं कर पाएगा, उसके केस में क्या करोगे? आप बोलोगे नी पुशअप कर लेंगे, चलो ठीक है, वो भी मान लिया। एक फीमेल आ रही है, नी पुशअप भी ढंग से कर नहीं पा रही है, उस केस में आप क्या करोगे? तो तभी आप लेट्स से आपके पास 5 पाउंड का डंबल है, तो उससे आप चेस्ट प्रेस कर सकते हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप प्रोग्रेस कर करके अब मे बी शायद आप नी पुशअप्स पे आओगे, राइट? उसके बाद आप नॉर्मल पुशअप पे आओगे, गॉट इट। इवन एक टाइम के बाद अगर इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि चलो चलो कर लो, जाएगा जाएगा, और मैक्सिमम लोग पुशअप ऐसा मारते हैं, राइट? उससे द नॉर्मल आपका पुशिंग टेक्निक इज, हाँ वो उसके ऊपर एल्बो नहीं काम टक इन करता, करके मारना होता है ताकि Right. आपके शोल्डर पे ज्यादा आए नहीं। राइट? तो ये लोग समझते नहीं है, उन लोग को लगता है कि नहीं हम बॉडी वेट कोच है तो हम वही कराएंगे। ओके, आपको आपका ईगो साइड में रख के आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट के लिए क्या बेस्ट है, तो आपको वो टूल्स यूज करने हैं जो नेसेसरी है, रादर देन कि मैं अपने टूल्स को लिमिटेड नहीं रखूंगा। तो वही ठीक है। कुछ स्पोर्ट रिलेटेड फिटनेस एंड जनरल फिटनेस। ओके, हाँ। अब मुझे लगता है कि पर्सनली माय ओपिनियन ऑन दिस इज, दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट व्हेन अ पर्सन, अगर एक इंसान अपने आप को डिस्टिंग्विश कर देता है ना कि भाई मैं तो लिफ्टर नहीं हूं, मेरे लिए कुछ नॉर्मल करना बेटर है, इधर वो खुद के लिए एक लिमिटेशन क्रिएट कर देता है और वो खुद को परफॉर्मेंस वाइज पुश नहीं कर पाता, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो उसको मेंटली रेस्ट्रिक्ट कर देता है चीजें करने में। मैं बोलता हूँ स्पोर्ट रिलेटेड फिटनेस, ऑब्वियसली आई थिंक इट इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल फिटनेस, बट जनरल फिटनेस में उसका ब्लेंड लाके आप जनरल फिटनेस में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? ओके, तो जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिटनेस एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल उसमें एजिलिटी आया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आया, राइट, उसमें बैलेंस आता है, राइट, उसमें स्पीड आता है और Right. स्ट्रेंथ भी आता है। Got it. लेकिन आप जब कोई भी चीज में इंप्रूव करना होता है, बेस हमेशा आपका स्ट्रेंथ होता है। ओके, आप स्पीड, आपको भागना है, अगर आप पे लेग्स पे स्ट्रेंथ है नहीं, राइट, आप कैसे भागोगे? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है हाँ। उसमें, राइट? तो आपको स्पोर्ट स्पेसिफिक वर्कआउट आपको करना आपको हेल्प करेगा, क्योंकि Right. आप स्ट्रॉन्गर ग्रो करोगे, जिससे आप लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रिकेट आज इंडिया में सब हर कोई जानता है क्रिकेट, तो क्रिकेट में लेट्स से कि आपका स्ट्रेंथ है नहीं, तो एज अ बैट्समैन आप कितना जोर से मारोगे? आपने वेस्ट इंडीज प्लेयर्स को देखे, वो काफी ज्यादा अट्टे कट्टे रहते हैं, जैसे क्रिस गेल हो गया। राइट, अगर आप वेस्ट इंडीज लोगों को देखोगे ना, वो ज्यादा भागने में बिलीव नहीं करते, वो हमेशा खड़े रह के 6 या 4 ही मारेंगे, राइट, एंड वही जगह पे, एक ही जगह पे रह के, लाइक दे विल स्टैंड स्टिल एंड हिट दैट पर्टिकुलर। तो आपको स्ट्रेंथ लगेगा, आपको कोई भी एस्पेक्ट पे आपको पुश करने के लिए आपको स्ट्रेंथ हमेशा हेल्प करेगा। ओके, तो वो बेस्ट तरीका क्या है? आपको वेट्स या रेसिस्टेंस ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। गॉट इट। इट इज फॉर एवरीबॉडी, एंड अल्टीमेटली इफ यू बिल्ड मसल, आप अपनी
मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट हाँ कर सकते हो. प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं बोलता हूँ कि आपको मसल बिल्ड करना है तो लोगों को लगता है कि मैं मिस्टर ओलंपिया की बात कर रहा हूँ. Even women, I'll हाँ tell you about women. अगर मैं एक फीमेल क्लाइंट को बोलूंगा कि आपको वेट उठा के करना है तो बोलते हैं कि हमें तो बल्कि नहीं बनना है. Right, और exactly. मेरा रिस्पॉन्स वही रहता है कि आप चाहोगे तो भी आप नहीं बन सकते हो बल्कि. Yes. आप सोचो ना कि Same thing. हाँ आप मस्कुलर उतना हो ही नहीं सकते हो. आपका टेस्टोस्टेरोन मैन से 16 to 20 टाइम्स के नीचे होता है. तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि इवन आप मेरे जैसे फिजिक भी अगर बनाने चाहोगे But that is पॉसिबल also ही नहीं है. very yeah, next to impossible, right? नहीं पॉसिबल ही नहीं. उतने आप मसल्स लाना ही इम्पॉसिबल है हाँ बिकॉज हार्मोनल डिफरेंसेस बहुत हाँ ज्यादा हैं, राइट? हाँ नहीं तो मैन और फीमेल में कोई डिफरेंस होता ही नहीं ना. Right. And that is, I mean, when I started training, there's a female client who's training under me. I've had like 3-4 female clients थे मेरे पास पहले से. And one is, I mean, मैं उनको बहुत टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ. उनका भी स्टार्टिंग में चीज ये था कि आई डोंट वांट टू गेट अ बल्की फिजिक, बट देन लेटर ऑन विद टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग वी हैड दिस अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, बिटवीन अस, यू कैन से, कि हम लोग इस आउटपुट के पर आए कि मसल्स वैसे बिल्ड नहीं होंगे हमारे, लीन मसल्स ही बिल्ड होंगे हमारे, और अल्टीमेटली दैट विल हेल्प आवर ओन सेल्फ. मतलब अभी जैसे कि उनको मेटाबॉलिक इश्यूज हैं, बॉडी में बहुत सारे इश्यूज, मतलब कंपेयर टू मेन अगर आप देखोगे तो वुमेन के बॉडी में बहुत ज्यादा, मतलब दे गो थ्रू अ लॉट more than men. I mean, men are built completely different than women. We have to consider this particular thing, and this is the fact. हाँ स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी का टाइम Yeah. तो काफी चेंजेस आते ही है. और विथ टाइम बोन डेंसिटी भी फीमेल्स की बहुत जल्दी डिप्लीट होती है, इसलिए उनके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपकी बोन हेल्थ को भी अच्छा रखता है, राइट? अब जब हम लोग फाइनली इस चीज के ऊपर आए, वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, लाइक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फैट लॉस. मैं फैट लॉस से बेटर मसल बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करूं. मतलब देयर आर टू थिंग्स, आप इसके ऊपर जाओ या उसके ऊपर जाओ, दोनों चीजें सेम है. आप बोलो कि मुझे फैट लॉस करना है, रादर देन यू से कि मुझे मसल बिल्डिंग करना है. ओके हाँ आप फैट लॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मसल बिल्ड कर ही रहे हो साथ साथ, है ना? अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो यू आर नॉट एक्चुअली, यू आर नॉट रनिंग इन अ कार्डियो मशीन या ट्रेडमिल के ऊपर रन करके आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरा फैट लॉस हो रहा है. आप weights lift कर रहे हो and then you're building up muscles which will ultimately reduce relate to losing fat, right? हाँ अभी नॉर्मली देखो अगर मेरे को कोई पूछेगा कि वेट ट्रेनिंग किसको करना चाहिए, मैं बोलूँगा एक छोटे बच्चे से लेके जब से वो कैपेबल रहेगा उस पॉइंट से लेके आप जब तक एल्डरली आप एकदम बोलते हो ना कि 80 90 100 जब तक आप जी रहे हो तब तक आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए. रीजन बीइंग कि फीमेल्स हो या एल्डरली हो, उनके केस में बोन डेंसिटी का डिग्रेड होना काफी कॉमन है. मसल लॉस होना स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर एज के बाद. इवन एक एज के बाद मेटाबॉलिक डिजीज जो होते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया. आज के टाइम में अगर आप किसी 50 या 40 प्लस बंदे को पूछोगे वो बोलेगा हाँ एज हो रहा है, कॉमन है. लेकिन मैं ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ कि उन लोग 50 ईयर ओल्ड में भी काफी यंग दिखते हैं और काफी स्ट्रांग भी है. तो आपको ऑब्वियसली वर्कआउट करना चाहिए. आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मसल बिल्डिंग प्राइमरी फोकस होना चाहिए. मैं ये बोलूँगा कि आपको रेगुलर एक्टिविटी होना काफ़ी नेसेसरी है. उससे आपका जो सार्कोपेनिया होगा, जो मसल लॉस जो बोलते हैं, वो होगा नहीं उतना. करेक्ट. दूसरा विद टाइम जो एग्रेसिवली होना शुरू हो जाता है. हाँ और दूसरा बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है. सबको लगता है कि हम सिर्फ मसल बिल्डिंग के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. फिजिकल एक्टिविटी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है पहला. क्यों? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल आपको लिम्फेटिक सिस्टम पता है? ओके तो बेसिकली बॉडी में एक फ्लूइड होता है, लिम्फ फ्लूइड. एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है. वो आपके बॉडी से अगर जो भी वेस्ट सेल्स या जो भी वेस्ट चीज है या फिर जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो सारे निकाल के रिंस आउट करने में हेल्प करता है. और उसको पंप करने के लिए हार्ट नहीं, जैसा हार्ट ब्लड को पंप करता है, इसको कोई पंप नहीं करता. वो सिर्फ मसल एक्शन के थ्रू ही होता है पूरा मूवमेंट. तो व्हाट इज दैट लिम्फेटिक सिस्टम जो बोलते हैं. और उस फ्लूइड को नॉर्मली लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं. LYMPH. इज इट रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू योर लिम्फ नोड्स? हाँ वो काइंड ऑफ क्रिएट करते हैं. वो बोन मैरो ये सब एक्चुअली है क्रिएट करते हैं. तो ये सिर्फ आपका मसल एक्शन से ही आपका रेगुलेट होगा पूरे बॉडी में. तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी होना काफी इंपॉर्टेंट है. और ऑब्वियसली आप जब मसल मास बिल्ड करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म शूट अप होगा. आपका जो मसल लॉस वेट लॉस जो होता है विद एज वो स्लो डाउन होगा. और यही चीज ना सर, मतलब people don't understand this because when they start lifting at the age of 45-50 तो temporarily for a shorter period of time they incur a lot of physical stress on their body. मतलब definitely ये अगर 20 साल का लिफ्टर 16 साल का लिफ्टर भी कर रहा है
तो उसके साथ भी ये इश्यू होने वाला है कि मतलब वो थोड़े टाइम के लिए एक फिजिकल स्ट्रेस से जाने वाला है. हाँ. बट देन व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन जो 45-50 ईयर ओल्ड है, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन जाएगा ना कि वो इंसान ये सोचेगा कि भाई मेरे पास मेरे ये एज में आने के बाद आई एम इनकरिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, तो ये मेरे वेट ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है. मे बी हाँ. ये सोचते हैं वो लोग, एंड दैट इज द रीजन दे डोंट स्टार्ट लिफ्टिंग, एंड दे थिंक कि वेट लिफ्ट करना एक सही अप्रोच नहीं रहेगा मेरे लिए, रादर देन आई शुड गो इनटू बॉडी वेट ट्रेनिंग या Okay. फिर मुझे कार्डियोवैस्कुलर रूटीन, फंक्शनल ट्रेनिंग, जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि इट्स डेफिनेटली नॉट शुड नॉट बी कंसिडर्ड प्राइमरी. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ट्रेनिंग लोग समझते नहीं अभी. अभी लाइक फॉर अ पावर लिफ्टर फंक्शनल मूवमेंट्स क्या हुए उसके लिए? स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट. या तो उसके लिए आप बॉडी वेट स्क्वाट है सब फंक्शनल मूवमेंट हुए. आप डे टू डे एक्टिविटी आप जो करते हो उस पे जो भी हेल्प करेगा वो सारे फंक्शनल मूवमेंट्स हुए. राइट. आप फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे जो सर्कस होता है जिम में वो छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं. फालतू का ऐसा जंप खड़े करके जंप करने बोलते हैं, कितने लोग जंप मारेंगे? और लेट से मैं कितना मैंने ऐसा एग्जांपल्स देखे लाइक ओवरवेट फुल ओबीस फीमेल्स, राइट. उनको जंपिंग जैक्स बोलते हैं. या उनके तो जॉइंट्स के ऊपर लोड आ जाएगा. हाँ. राइट. और मेरा एक दोस्त का दोस्त ने बोला था कि उसने ऐसा किया और उसको एंकल में प्रॉब्लम आया. ओके. और छोड़ दिया जिम. गॉट इट, गॉट इट, गॉट तो इट. इसलिए एक अच्छा कोच होना भी नेसेसरी है. Yes. जो समझ सके कि होता क्या एक्चुअल में. तो आपको स्ट्रेंथन करना हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए बिफोर लूजिंग वेट या गेनिंग वेट. जो फाउंडेशंस के ऊपर फोकस हाँ, करना है. बेसिक्स अगर आप करोगे प्रॉपर तो आपका हमेशा सक्सेस रहेगा आपकी जर्नी में. करेक्ट. लेकिन बात वही आ जाता है कि बेसिक्स को बेचना हार्ड है. राइट, राइट. दैट्स द थिंग. हार्श ट्रुथ यू कैन से. हार्श ट्रुथ बी टोल्ड. बेसिक्स को बेचना बहुत मुश्किल है. बट यस, व्हेन इट कम्स टू जनरल ट्रेनिंग, आपको अगर वो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ ट्रेन करना चाहता है तो इन चीजों के ऊपर एक प्रायर डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके साथ, रादर देन डायरेक्टली स्टार्ट द ट्रेनिंग. आप हाँ. उनके साथ ये सारी बातें करके डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू their approach and their perspective, which is completely different, हमें पहले perspective change करना है and then start the training, because people in general terms are very restless. उनको क्विक रिजल्ट चाहिए. उनको ये लगने लग जाता है कि यार चल क्या रहा है. when you tell them how the whole routine, how the whole process is going to go, तो वो चीजें शायद समझते हैं with time अच्छे से. एक्चुअली ऐसा नहीं है. अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप किसी क्लाइंट एज अ क्लाइंट लेते हो वो चीज़ों को समझता है क्योंकि वो काम करता है, वो रियल वर्ल्ड भी जानता है कैसे होता है. लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक मिलियनर है या जो भी नॉर्मल एक अच्छे लेवल पे है, उसको पता है कोई भी चीज़ होने के लिए प्रोफेशनल की हेल्प लगेगा. फॉर एग्जांपल लेट से आप इंस्टा पे आप भी काफ़ी रील बनाते हो, एडिट आप भी कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी एडिटर को देते हो. क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचेगा, आप बाकी चीज़ों में काम कर सकते हो. तो कोई भी चीज़ करने में टाइम लगेगा, 100% लगेगा. लेकिन ये जो रेस्टलेस होते हैं वो जो नॉर्मली यंग लोग रहते हैं जो 17-18 साल के होंगे, गर्म खून रहता है, काफ़ी कुछ करना है, जोश रहता है, तो उनको समझाना मुश्किल है. लेकिन अगर वो समझ पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो हमेशा आपको एज अ कोच समझाना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, रादर दैन कि मैं कुछ भी बोलूँ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. वो नहीं, आप एक्सप्लेन तो करो पहले, उसके बाद देखते जो भी रहेगा. स्ट्रेंथ का कोरिलेशन मसल साइज के साथ कैसा है? ऐसा मतलब मुझे उस चीज को लेकर डिस्कस करना है. ओके. तो स्ट्रेंथ और साइज एक्चुअली साथ में चलते हैं पहला. ठीक है. ऑब्वियसली आप जब एक लेवल पे चले जाते हो वहां से फिर आपका जो प्रायोरिटी होता है, लेट से आप बॉडी बिल्डिंग करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा वेरिएशंस आएंगे ट्रेनिंग रूटीन पे. लाइक आपको वॉल्यूम लगेगा. करेक्ट. और जब आपको स्ट्रेंथ पे फोकस करना होता है नॉर्मली लोअर वॉल्यूम प्रिफर किया जाता है और मोस्टली लाइक मूवमेंट प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. करेक्ट. ये गिवन है, ये सबको पता है. लेकिन लेट से आप एक लेवल तक आप पहुंच गए हो, आपका एक स्ट्रेंथ पोटेंशियल या फिर आपका स्ट्रेंथ सीलिंग आपने टच कर लिया, उसके बाद आपको फिर से वेट बढ़ाना है, आपको पुश करना है, तब आप क्या करोगे? आपके पास एक ही ऑप्शन है, टू गेन वेट. जब हम गेन वेट की बात करते हैं तो वो गेन मसल होता है नॉर्मली. तो आपको गेन करना पड़ेगा वेट. ठीक है. तो इसीलिए आपको साइज और स्ट्रेंथ कभी आप अकेला नहीं कर सकते हो. नहीं तो हर कोई बंदा 60 वेट कैटेगरी में 1000 किलो मारता रहेगा. ऐसा पर जो 60 में 200 किलो की लिफ्ट ले रहा है, क्या वो स्ट्रांग नहीं है? फिर स्ट्रांग है, लेकिन फिर उसका स्ट्रेंथ सीलिंग लेट्स से कि मेरा मेरा स्ट्रेंथ सीलिंग लेट्स से कि मेरा 100 केजी का और वो 60 केजी का बंदा 200 केजी मार रहा है. और लेट्स से कि वो अभी वहां पे रुक गया, वहां से बढ़ नहीं पा रहा, स्टॉल हो गया एकदम से. हाँ ठीक है. अभी उसके केस में अगर आपको बढ़ाना है फर्दर
तो So you ऑब्वियसली have to उसको gain muscles. हाँ मसल गेन करना पड़ेगा, साइज Got it, गेन करना got पड़ेगा। it, got it. और एक दूसरा एक चीज है जो कॉमन सेंस है काफी, आप देख लो कि लेट्स से कि आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग में वॉल्यूम वर्क काफी इंपॉर्टेंट है, Right, आपको रैप वर्क करना पड़ेगा, 10+ रेपिटेशन आप नॉर्मली लोग प्रिफर right, करते हैं, right. सबको पता है। Mhm, लेकिन अगर हम लोअर रैप भी उसमें इंक्लूड करेंगे mhm, जिससे हमारा न्यूरल अडेप्टेशन बढ़ेगा, mhm. उससे हम ज्यादा वेट पुश कर पाएंगे। Okay. तो जब फिर से हम वॉल्यूम वर्क करेंगे, आपको लगता नहीं आप ज्यादा हैवियर वेट से आप उस वॉल्यूम वर्क को करोगे, Mhm, mhm. वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा ना। Right. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि अगर आपको आपकी ट्राई करना बेटर कंट्रोल में रख जाएगी बाद में. हाँ Point. इट्स लाइक कि मतलब आपने किसी को देखा है जो लाइक 100 kg से बेंच प्रेस मार रहा है 3/10, उसका चेस्ट छोटा आपने कभी देखा? Never. ऐसा कभी नहीं होगा। Mhm, अगर वो रिलेशन है ही नहीं, लेट्स से कि आप बोलते हो कि स्ट्रेंथ और साइज अलग है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोई लेना देना है ही नहीं, आपको सिर्फ रैप वर्क करना है, वॉल्यूम वर्क करना है, तो आज सब लोग 5 किलो से बेंच प्रेस और सब मारते रहते हैं ना बॉडी There बिल्डर। are a few people I've seen मतलब लो वेट से हेवी नंबर ऑफ रेप्स लाइक 40 40 50 50 रेप हिट करने का काम करेंगे. वो काइंड ऑफ एक कार्डियो वर्क हुआ, वो आपका मसल कितना ऑब्वियसली ग्रो करोगे अगर आप पुश कर रहे हो तो उस पे भी, लेकिन लाइक क्या ऑप्टिमल है वो? ऑप्टिमल Rather than नहीं if you're रहेगा, lifting. आप हाँ. जल्दी से थक जाओगे, कितना करोगे आप, आपको एकदम ज्यादा हैवी पुश करना पड़ेगा। Right. फॉर एग्जांपल मैं लॉकडाउन में मैंने खुद, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं 3 साल घर पे बॉडी वेट ट्रेनिंग से मैंने किया है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरा साइज मैंने गेन किया हूँ Right. स्पेशली लेग्स पे, लेकिन मेरे को पुश करना पड़ा। Okay. मैं लिटरली रोज 500+ स्क्वाट मारता था बॉडी वेट, Okay. तो वो मेरे को पुश, वो मेरे लिए नया चीज था, Got it. Got मेरे it. को पुश करना पड़ा। अभी मैंने एक चीज करा था तभी, लाइक 30 डाउन 40 डाउन, हमने सुना है कभी? 30 डाउन का मतलब होता है कि लाइक फर्स्ट सेट आप 30 रेपिटेशन मारोगे, लाइक 1.5 मिनट रेस्ट लेके आप 29 28 27 Okay. वैसा कर करके आपको 1 रेपिटेशन तक आना लास्ट में। Oh my God. तो लाइक अगर मैंने 40 डाउन मैंने किया था एक Squats बार, में. हाँ Okay. 40 डाउन इज लाइक अराउंड 800 रेपिटेशन के पास आता है, 800 समथिंग, आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स लाइक 40 into Free 40, squats. हाँ बॉडी वेट स्क्वाट, Okay. वो करने में मुझे आधा घंटे के ऊपर लगा। Same, sir. I'll also give you an example. I mean, not an example, an instance when I was in Shri Ram Gym here. It's here in Airoli Sector 19. तो मेरी squats बहुत weak थी, मतलब I don't know if I could go parallel से भी थोड़ा नीचे कभी. But when I used to go parallel से नीचे, तो मैं moderate weight पे push करता था, बहुत moderate. It's like मेरे body weight से अंदर वाला weight, like 60-70 kg पे, मैं उससे भी कम weight पे, मतलब बार के दोनों साइड 20-20 किलो डाल दिया, टोटल 60 kg पे अगर मैंने कर लिया तो बहुत हो गया मेरे लिए। तो वो पॉइंट पे मैंने स्टार्ट करा था, आई लिटरली यूज्ड टू हिट 700-800 रेप्स। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु विटनेस्ड दिस थिंग, उसका नाम है अक्षय सावंत, ही इज स्टिल वर्किंग आउट देयर। 800 रेप्स कैसे करते हैं? ही लिटरली ट्रेन्ड विद अस फॉर अ डे, जिसमें हम लोग स्क्वाट्स कर रहे थे, और हम लोग लिटरली 800 रेप्स इन अ गो विदाउट इवन पॉजिंग, विदाउट इवन पॉजिंग, कंटिन्यूअस हम लोग ले रहे हैं। बट देन उसके बाद हम लोग वेटेड स्क्वाट्स लेते थे। Okay. So that was completely a different way, जिसमें हम लोग, we never used to focus on how we should go when it comes to lifting, how we should start when it comes to lifting. जैसे कि पहले मुझे बेंच हिट करनी है, तो मैं 100 पुशअप्स हिट करूंगा, उसके बाद बेंच के ऊपर। Okay. Which was never an approach. It should have never been that kind of thing कि वो करना जरूरी नहीं था कि आप पहले से फटीग इतना जनरेट कर रहे हो कि उसमें करके फिर मतलब नहीं बनने वाला। हाँ एक्चुअली आप कर तो सकते हो, करने को आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। लेकिन बात वही है कि आपका लाइक आपने बोला कि 800 तो आपने स्क्वाट मारा है, लेकिन उसका प्लस पॉइंट आप ये देखो कि आप बोल सकते हो कि आपका वर्क कैपेसिटी काफी अच्छा रहेगा। राइट। जब आप फिर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अप्रोच में आओगे, आपका जो रिकवरी टाइम रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। राइट। आप जल्दी रिकवर करोगे, जल्दी रिकवर करोगे तो ऑब्वियसली आप फ्रीक्वेंटली हिट कर पाओगे। गॉट इट। तो वो हर एक चीज का बेनिफिट है, लेकिन आपको वही देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? गॉट इट। आप लाइक पावर लिफ्टिंग में कम्पीट कर रहे हो लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, तो उससे कुछ होगा नहीं। और मैं यही बोलूंगा कि एक ओवरऑल फिटनेस होना काफी अच्छा है, rather than कि मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर लिफ्ट पे फोकस करना। मल्टीपल रेंजेस पे हिट करना और मल्टीपल वेरिएशंस हिट करके एक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ अचीव करना इज अ गुड थिंग, राइट? Got it. So I just don't think I have anything left to discuss. Maybe if I have anything, अगर हमारे पास है कुछ चीज डिस्कस करने की, तो I'll definitely come up on a very new podcast with Tony sir again. Feel free to like, subscribe, and share this particular video. See you next time on Crude Chat, obviously. Yeah, one more thing.
If anybody has anything related to powerlifting or any kind of fitness, you can contact Tony sir directly. I'll put his channel link, his Instagram link on the description. They can definitely, yeah, even if you want to contact me related to anything, yes, definitely you can contact me and my group. Yeah, definitely Tony sir is also, I mean, yeah, connected to us. So you can contact us if you want to get contacted to Tony sir. Thank you for having me. Crude Fit here, and we are here with Tony sir. Crude Chat, Crude Fit, there are multiple, I mean not multiple, but there are these few Instagram handles. My personal and my group's personal Instagram, I'll put it in the description below. Also Crude Fit and Crude Chat, these are two channels. Yeah, you're viewing this particular content on Crude Chat. So yes, Crude Chat is our channel. I'll see you later on a very new episode.